आप सभी को नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल कहानी विद आरसी में। डॉक्टर समता डीजी हॉस्पिटल में ड्यूटी पर थी। डॉक्टर समता दूसरी साल की पीजी ट्रेनिंग डॉक्टर थीं और वो डीजी अस्पताल के चेस्ट विभाग में काम कर रही थीं। अक्सर ऐसा होता था कि उन्हें कभी 24 घंटे तो कभी उससे ज़्यादा काम करना पड़ता था, जिसके कारण वह अपना घर से ज़्यादा समय हॉस्पिटल में ही बिताती थीं। दूसरे डॉक्टरों की तरह उनके लिए भी हॉस्पिटल अब उनका दूसरा घर बन गया था। 8 अगस्त के दिन भी डॉक्टर समता का शेड्यूल बहुत ही व्यस्त था। उस दिन भी उन्होंने कई मरीजों को देखा था, लेकिन चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, वह अपने माँ पापा को फ़ोन करना कभी नहीं भूलती थी, बस ये जानने के लिए कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं, या नॉर्मल बातें कि घर पर क्या चल रहा है, पिताजी ने दवाइयाँ लीं कि नहीं, उनका दिन कैसा रहा, या फिर हॉस्पिटल में क्या हो रहा है वगैरह। वह छोटी बड़ी बातें अपने माँ पिताजी के साझा करती थीं, क्योंकि समता अपने माँ पिताजी के लिए बहुत कुछ थी और उनके लिए उनके माता पिता। उस दिन भी उन्होंने अपनी माँ से रात में करीब 11 बजे बात की और कहा कि कुछ मरीजों को देखने के बाद वह खाना खा लेंगी। माँ से बात करने के बाद वह फिर से अपनी ड्यूटी पर चली गईं। फिर रात के करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में उन्हें खाना खाने के लिए टाइम मिला। वह अपने साथ के ही 4 डॉक्टरों के साथ खाना खाने गईं। उन्होंने उनमें से 2 जूनियर डॉक्टर थे और एक नर्स स्टाफ थी और एक इंटर्न डॉक्टर। खाना खाते समय वे सभी ओलंपिक देख रहे थे, जहां नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। देखते देखते ही उन्होंने अपना खाना खा लिया और रात के 2:30 बज गए थे और ओलंपिक भी ख़त्म हो गया था और डॉक्टर समिता बहुत थक गई थीं, इसलिए उन्होंने सोचा अब थोड़ा आराम कर लें और फिर थोड़ा रिलैक्स होकर अपने काम पर वापसी करें। 36 घंटे काम करके हर कोई थक ही जाएगा, तो फिर आराम करने के लिए डॉक्टर समिता सेमिनार हॉल में चली गईं। उन्होंने अपने एक जूनियर डॉक्टर से कहा कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो उन्हें सेमिनार हॉल से बुलवा लेना। उनके साथ खाना खाने वाले 4 लोग अपने अपने काम पर चले गए। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर डॉक्टर समिता सेमिनार हॉल में सोने के लिए क्यों गईं? क्या उस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के आराम करने के लिए कोई अलग से कमरा नहीं था? दरअसल में सच बात तो यह है कि कई सरकारी हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर्स के लिए आराम करने के लिए अलग से कोई ख़ास रूम फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं जहां वे आराम कर सकें। कई हॉस्पिटल्स में तो शौचालय वॉशरूम भी साफ़ सुथरे नहीं होते और जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो डॉक्टर्स को कई दिन हॉस्पिटल में ही गुजारने पड़ते हैं और ऐसे में चेंजिंग रूम, रेस्ट रूम होना बहुत ही आवश्यक है और इनके न होने के बाद भी डॉक्टर्स को बिना किसी सुविधा के ही अपना काम करना पड़ता है। डीजी हॉस्पिटल में भी महिलाओं के लिए अलग से कोई कमरा न होने पर डॉक्टर समिता को रात को 3 बजे आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में जाना पड़ा। हमेशा की तरह उस रात भी कुछ डॉक्टर्स मरीजों को देख रहे थे और कुछ नर्स भी अपना काम कर रही थीं। हर दिन की तरह सब कुछ सामान्य चल रहा था। अगले दिन सुबह 11 बजे डॉक्टर समिता के घर पर हॉस्पिटल से फ़ोन आया। हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपर अधीक्षक फ़ोन पर थे। घर वालों ने सोचा कि ऐसे अचानक से हॉस्पिटल से फ़ोन क्यों आया। तभी वो बोले कि आपकी बेटी की हालत बहुत ख़राब है, आप तुरंत हॉस्पिटल आ जाइए। समिता के माँ बाप और कुछ पूछते उससे पहले ही अचानक से फ़ोन कट गया। समिता की माँ ने उसी नंबर पर दोबारा से कॉल किया, लेकिन किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर उन्होंने अपनी बेटी डॉक्टर समिता पर भी फ़ोन लगाया, पर उसने भी उनका फ़ोन नहीं उठाया। थोड़ी देर के बाद हॉस्पिटल से फिर फ़ोन आया और उसमें उन्होंने कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, आप सभी तुरंत हॉस्पिटल आ जाइए। यह सुनकर डॉक्टर समिता के माँ पापा शॉक्ड हो गए, क्योंकि उन्होंने रात में ही अपनी बेटी से बात की थी और वह बिल्कुल ही सामान्य लग रही थी।
तो फिर उसने आत्महत्या क्यों कर ली और कैसे? कई सवाल उनके मन में चल रहे थे। डॉक्टर समिता के माँ पापा और अन्य पड़ोसी रिश्तेदार घबराते हुए हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि हॉस्पिटल में बहुत ही भीड़ भाड़ थी। वे जल्द से जल्द चेस्ट डिपार्टमेंट विभाग की चौथी मंजिल पर पहुँचे। बहुत सारे सवाल थे उनके मन में और उन्हें बस पहले अपनी बेटी को देखना था, उससे मिलना था। उनकी बेटी ने आत्महत्या की है, फिर भी उनको उस कमरे के बाहर 3 घंटे इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि उन्हें उस कमरे में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। कमरे में आने वाले हर किसी से समिता की माँ गुहार लगाती रहीं कि कृपया सिर्फ एक बार हमें हमारी बेटी को देख लेने दीजिए, उससे मिल लेने दीजिए, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। फिर लगभग 3 सवा 3 घंटे के बाद डॉक्टर के माँ पापा को उनकी बेटी को देखने के लिए कमरे में ले जाया गया। लेकिन जिस हालत में डॉक्टर समिता वहाँ पड़ी थीं, वो देखना किसी भी माँ बाप के लिए असहनीय था। कमरे में एक कोने में उनकी बेटी की लाश पड़ी हुई थी और उसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके ऊपर के कपड़े फटे हुए थे और कमर के नीचे के कपड़े थे ही नहीं। उसके शरीर पर कई गहरे घाव थे। उन घावों से लगातार खून बह रहा था। उसकी जांघों की हड्डियां इतनी बुरी तरह से टूटी हुई थीं और उसके पैर आयताकार में फैले हुए थे। उसके जख्मी गुप्तांगों से खून निकल रहा था। उसका चश्मा भी टूटा हुआ था जो पास में ही पड़ा हुआ था और उसके कांच की उसकी आंखों में घुसे हुए थे जिसमें से खून निकल रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी बॉडी के पास ही एक पानी की बोतल, लैपटॉप और मोबाइल पड़ा हुआ था। उसके पास ही उसकी चप्पल भी उतरी हुई थी। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उनके माता पिता पर क्या गुजरी होगी, इसका अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकते हैं। लेकिन उस जगह मौजूद पुलिस ने समिता के माता पिता से कहा कि आप बस कुछ समय के लिए ही वहाँ खड़े हो सकते हैं और एक फ़ोटो मोबाइल में ले सकते हैं। आपको यहाँ ज़्यादा देर तक रुकने की इजाज़त नहीं है। डॉक्टर समिता के पिता ने कांपते हुए हाथों से अपनी बेटी का एक फ़ोटो अपने मोबाइल में लिया और आंखों में से आंसू वहाँ से निकल गए। उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा था, लेकिन उनका मन यह मानने को तैयार नहीं था कि डॉक्टर समिता ने आत्महत्या की है, क्योंकि डॉक्टर समिता की जो हालत थी उसे देखकर तो कोई भी बता सकता था कि यह आत्महत्या नहीं थी, बल्कि यह बलात्कार का मामला है। उसकी हत्या की गई थी और शोषण के बाद उसे मार दिया गया। डॉक्टर समिता का जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें 10 ऐसे घाव मिले जो अत्यधिक भयानक और गंभीर थे। इन घावों से साफ पता चलता था कि डॉक्टर समिता ने अपनी जान बचाने और इज्जत बचाने के लिए पूरी ताकत से कोशिश की होगी। शायद वो आखिरी सांस तक उन दरिंदों से लड़ती रही होंगी। उसकी उंगली टूटी हुई थी, उसका पैर का अंगूठा, उंगली सब टूटे हुए थे। उसकी हाथ की हड्डियां भी टूटी हुई थीं। हम कह सकते हैं कि उनका पूरा शरीर जख्मी और हड्डियां टूटी हुई थीं। उसका मुंह इतनी ज़ोर से दबाया गया था ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना आ सके। इन सभी चीज़ों के फिंगरप्रिंट्स वहाँ पुलिस को मिले थे। डॉक्टर समिता की मौत गला दबाने से हुई थी, जिससे साफ हो गया था कि यह एक सामूहिक बलात्कार का मामला था। लेकिन फिर भी वहाँ के कुछ डॉक्टर्स इस घटना को छुपाने की कोशिश कर रहे थे और इसे आत्महत्या बता रहे थे। लेकिन डॉक्टर समिता के पिता जोर जोर से कह रहे थे कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। यह बात बहुत ही तेजी से दूसरे अस्पतालों तक भी पहुंच गई। जल्द ही हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टर समिता को न्याय दिलाने के लिए हजारों डॉक्टर्स, नर्स व अन्य नागरिक इकट्ठा हो गए। इतनी ज़्यादा भीड़ देखकर और लोगों की डॉक्टर समिता को न्याय दिलाने की लालसा को देखकर पुलिस को लगा कि यह मामला मीडिया तक पहुंच जाएगा। इसलिए उन्होंने अगले दिन से ही कुछ कार्रवाई दिखाई और दूसरे दिन ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिस व्यक्ति को आरोपी मानकर गिरफ्तार किया गया, क्या वह सच में आरोपी था? क्या उसी ने डॉक्टर समिता की हत्या की थी? क्या उसी ने उनके साथ बलात्कार भी किया था? और कोलकाता पुलिस को इस आरोपी की जानकारी कैसे मिली? इस आरोपी का नाम अजय रॉय था। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में बताने के लिए कोई भी अच्छी बात नहीं है। उसके बारे में हॉस्पिटल वालों की भी राय बहुत ख़राब थी और आसपास के लोगों की भी।
अजय की 2 बहन थीं, जिनमें से एक के साथ उसकी माँ रहती थी और उसकी बहन एक पुलिस अधिकारी थी और दूसरी का परिवार से कोई बातचीत नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से शादी की थी, जिसके बाद परिवार ने उससे संबंध तोड़ लिया था। अजय अपनी माँ की भी ज़्यादा परवाह नहीं करता था। अजय रॉय की 4 शादियाँ हुई थीं, जिनमें से पहली 3 उसे छोड़कर जा चुकी थीं और चौथी की कैंसर से मृत्यु हो गई थी। अजय की शादियां टूटने का एक ही कारण था, उसका वासनाशील स्वभाव। वह अपनी पत्नियों पर अत्याचार करता और उन्हें मारता पीटता था। उसकी सबसे बेकार आदत थी कि वह शराब बहुत पीता था। अजय के इस गंदे व्यवहार के कारण ही उसकी पत्नियां उसे छोड़कर चली गईं और यही नहीं, उसकी सास ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई हुई थी कि यह उनकी बेटी पर लैंगिक अत्याचार करता और उन्हें मारता पीटता है, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। अजय रॉय को अपने फ़ोन में अश्लील वीडियो देखने की बहुत बुरी आदत थी। वह रोज़ ऐसी वीडियो देखता और रेड लाइट एरिया में जाकर अपनी हवस मिटाता। उसके आसपास रहने वाले लोग भी उससे नफरत करते थे। उसकी पड़ोस की महिलाएं जब उसे देखती तो अपने घर के दरवाजे बंद कर लेती थी, क्योंकि वो हमेशा ही घूरता रहता था। उसके आसपास जो भी लोग उसे जानते थे, उन सभी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसे व्यक्ति को पुलिस में नौकरी कैसे मिल सकती है। अजय रॉय जब भी कहीं बाहर जाता तो हमेशा XYZ पुलिस लिखा हुआ टी-शर्ट, कैप और हेलमेट पहनकर ही निकलता था। उसकी गाड़ी पर भी पुलिस लिखा हुआ था। जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं होती थी, उन्हें भी अजय रॉय खुद ही बता देता कि वह पुलिस में नौकरी करता है। अजय के इस रौब से वह सबको डरा के रखता था, मानो वह सच में पुलिस वाला हो। पर असलियत कुछ और ही थी। अजय रॉय पुलिस में नहीं था, वह सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता बनकर हॉस्पिटल में आता जाता रहता था और पुलिस के लिए ही उनके छोटे मोटे कामों में मदद करता था। इसके बदले में उसे 12-13 हज़ार रुपये की तनख्वाह मिलती थी। वह सिर्फ नाम का पुलिस वाला था, असली का नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि 12-13 हज़ार रुपये में उसके घर का खर्चा कैसे चलता होगा, और उसे तो शराब और रेड लाइट एरिया की गंदी आदत भी थी, तो फिर वह यह सब कैसे मैनेज करता होगा। असल में यह उसकी असली कमाई नहीं थी। दरअसल उसका असली काम तो कुछ और था, जिससे वह पैसे कमाता था। पुलिस से जुड़े होने का रौब दिखाता था और DG हॉस्पिटल में कई मरीजों के नंबर लगवाता, उन्हें भर्ती करवाता और बेड दिलवाता था। इसके बदले में वह उन लोगों से पैसे वसूलता था। DG हॉस्पिटल में उसकी इतनी आवाजाही थी कि सिक्योरिटी गार्ड्स भी अब उसे नहीं रोकते थे, क्योंकि अब वह उनका जान पहचान वाला था। 8 अगस्त को भी सुबह अजय रॉय एक मरीज को भर्ती कराने के लिए ही हॉस्पिटल आया था। मरीज को एडमिट करवाने के बाद में उसने मरीज के परिवार से कुछ बातें की और फिर वह बाहर निकल गया। लेकिन उसी रात में वह किसी मरीज की एक्सरे रिपोर्ट लेने रात 11 बजे फिर से हॉस्पिटल आया था। रिपोर्ट लेने के लिए बाद वह उसने एक दोस्त के साथ रेड लाइट एरिया में गया। वहाँ उसका दोस्त एक औरत के साथ अंदर चला गया और वह बाहर ही उसका इंतज़ार करता रहा। जब उसका दोस्त बाहर आया तो वे दोनों फिर किसी दूसरे रेड लाइट एरिया में गए। वहाँ भी उसका दोस्त ही अंदर गया और वह अजय ने बाहर से ही उसका इंतज़ार किया। इस दौरान एक महिला सड़क से गुजर रही थी, तो अजय ने उसका पीछा किया और गंदे शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन उस महिला ने उसे वहीं डांट कर भगा दिया और वहाँ से चली गई। फिर उसने अपनी एक दोस्त को फ़ोन किया और उससे उसके निर्वस्त्र फ़ोटो मांगे और साथ ही उसने बहुत ही अश्लील वीडियो देखे। जब उसका दोस्त बाहर आया तो वे दोनों फिर से रात को 1 बजे हॉस्पिटल पहुंचे। उसका दोस्त वहां से चला गया, लेकिन अजय रॉय ने उस मरीज के रिश्तेदार के साथ हॉस्पिटल के पीछे बैठकर खूब शराब पी। कुछ समय बाद उसने खुद ही उस मरीज के रिश्तेदार को घर भेज दिया और काफ़ी समय तक अकेले शराब पीता रहा। शराब पीते पीते उसने फिर से अश्लील वीडियो देखे और रात के करीब 3:30 बजे तक वह वीडियो देख रहा था। शराब भी पी रहा था। फिर 3:30 बजे वह फिर से हॉस्पिटल में आया और चौथी मंजिल पर स्थित चेस्ट डिपार्टमेंट में पहुंचा। शराब के नशे में वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहा था। फिर भी वह लड़खड़ाते हुए
अपने शिकार ढूंढ रहा था। उसके गले में लटका हुआ ब्लूटूथ हेडफोन भी इधर उधर हिल रहा था। वह सेमिनार हॉल के सामने पहुंचा। उसने देखा कि सामने सेमिनार रूम लिखा हुआ है। वह उस कमरे में गया और करीब 40 से 45 मिनट तक उसी सेमिनार हॉल में रहा। जब वह सेमिनार हॉल से बाहर निकला तब घड़ी में 4:37 हो रहे थे। बाहर आकर वह सीधा हॉस्पिटल के बाहर स्थित पुलिस चौकी में जाकर बेफिक्र होकर सो गया। सुबह तक वह गहरी नींद में था। फिर जब उसे होश आया तब उसे याद आया कि रात में उसने क्या किया। जैसे ही वह उठा उसने सबसे पहले बाथरूम जाकर अपने कपड़े धोए ताकि किसी को कोई सबूत ना मिल सके। उसने सभी सबूत मिटा दिए लेकिन एक चीज़ भूल गया, जो थी उसके जूते। उन पर अभी भी खून के धब्बे लगे हुए थे। दरअसल उस रात उसने कुछ ऐसा किया था जिसे सुनकर आपका दिल भी रो देगा और आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उधर जब अजय रॉय सेमिनार हॉल से बाहर निकला उसी सुबह 6 बजे एक इंटर्न डॉक्टर सेमिनार रूम में अंदर गया, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसके सामने एक निर्वस्त्र शरीर पड़ा हुआ था और उसके चारों ओर खून फैला हुआ था। यह सब देखकर वह इंटर्न डॉक्टर डर गया और हॉस्पिटल के अधिकारियों को जानकारी देने के लिए बाहर निकला। उसने सबको अंदर का दृश्य बताया। सुबह के 7 बजे हॉस्पिटल के अधीक्षक ने हॉस्पिटल के प्रिंसिपल सुमित घोष को फ़ोन किया। सुमित घोष को हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते सुबह के 8 बज गए। हॉस्पिटल पहुंचकर सुमित घोष ने डॉक्टर समिता को सेमिनार रूम में उस हाल में पड़ा हुआ देखा, वहां की स्थिति को समझा और फिर अपनी कैबिन में जाकर 1 घंटे तक बैठा रहा। बाकी डॉक्टर्स भी विचारों में डूबे बैठे रहे। ना किसी ने डॉक्टर समिता के घर पर फ़ोन किया और ना ही किसी ने पुलिस को बुलाने की सोची। उनका 1 घंटा बस ऐसे ही निकल गया। सुबह 9 बजे बहुत विचार विमर्श के बाद उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन उस 1 घंटे के दौरान उस सेमिनार रूम में कई लोग डॉक्टर समिता की बॉडी के आसपास आ जा चुके थे। कुछ ने उसके वीडियो बनाए तो कुछ ने उसकी बॉडी की फ़ोटो खींची थी, जो आज हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। इन्हीं के माध्यम से ये तस्वीरें वायरल हुई, जिन्हें कहीं न कहीं लगा कि डॉक्टर समिता के साथ अन्याय और बलात्कार हुआ है। पुलिस जब आई तो उन्होंने भी बॉडी को देखा और प्राकृतिक मौत घोषित कर दी। तब तक दोपहर 11 बज गए थे। दोपहर में 11 बजे इनको ध्यान आया कि डॉक्टर समिता के पिता को फ़ोन करना चाहिए और उन्हें हॉस्पिटल बुलाना चाहिए। बॉडी इतनी बुरी हालत में मिली थी, फिर भी हॉस्पिटल वालों ने उनके माता-पिता से यह क्यों कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या की है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा था कि डॉक्टर समिता की बॉडी का पोस्टमार्टम उसी दिन दोपहर 2 से 4 के बीच किया गया और रात को 8 बजे डॉक्टर समिता का शव उसके माता-पिता को सौंप दिया गया और उसी रात उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। सोचिए, सुबह 6 बजे से डॉक्टर समिता का शव उनके पास था, लेकिन शाम 8 बजे तक डॉक्टर समिता का शव पुलिस के कब्जे में था। तब तक भी इस केस के संबंध में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। ना तो अस्पताल के किसी अधिकारी ने और ना ही पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज करवाई। डॉक्टर समिता के पिता को महसूस हुआ कि उनकी बेटी के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए उन्होंने रात को 11:15 बजे पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज करवाई, क्योंकि तब तक कोई भी डॉक्टर समिता के केस को गंभीरता से नहीं ले रहा था। अस्पताल ने इसे आत्महत्या का मामला बताकर इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल में काम करने वाले कुछ डॉक्टर्स व नर्स को समझ में आ गया था कि डॉक्टर समिता का बलात्कार हुआ है और इसलिए उन्होंने आवाज़ भी उठाई। यह खबर दूसरे हॉस्पिटल तक भी पहुंच गई और दूसरे हॉस्पिटल से डॉक्टर्स और नर्स भी समर्थन में आए और हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। तब जाकर यह मामला सामने आया, वरना बड़े अधिकारियों ने इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जनता की आवाज़ के सामने उनका प्रयास विफल हो गया। जनता के दबाव के कारण पुलिस भी घबरा गई और समझ गई कि यह मामला बहुत बढ़ सकता है, इसलिए उन्होंने तुरंत सीसीटीवी कैमरे की जांच शुरू कर दी। चेस्ट डिपार्टमेंट एरिया में 2 कैमरे लगे थे। पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति को देखा जो हेडफोन पहनकर सेमिनार हॉल में गया था, लेकिन 40 से 45 मिनट बाद जब वह बाहर आया
तब उसके गले में कोई भी हेडफोन नहीं था। ये हेडफोन अजय रॉय के फ़ोन से जुड़े हुए थे, इसलिए पुलिस ने उसी हेडफोन के आधार पर अजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया। अजय रॉय ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया और कहा कि मुझे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टर्स और जनता का कहना था कि यह अपराध केवल अजय रॉय का नहीं हो सकता, वह अकेला यह सब नहीं कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर समता की बॉडी जिस हाल में मिली थी वह सोचने पर मजबूर कर रही थी कि यह एक से अधिक यानी सामूहिक बलात्कार का मामला है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर समता के गुप्तांगों में 151 ग्राम वीर्य पाया गया था। एक व्यक्ति का वीर्य लगभग 10 से 15 ग्राम होता है। भले ही किसी व्यक्ति ने 2 से 3 बार बलात्कार किया हो तो भी 40 से 50 ग्राम हो सकता है, लेकिन 151 ग्राम वीर्य होना इस बात का संकेत था कि यह केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि 4 से 5 लोगों का कार्य हो सकता है। यहीं से इस केस को एक नया मोड़ मिला। यहाँ अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि पुलिस ने अभी तक हॉस्पिटल के प्रिंसिपल की सही से जांच क्यों नहीं की। पुलिस की इस कार्रवाई से ना तो डॉक्टर समता के माता पिता संतुष्ट थे और ना ही उनकी ओर से आवाज़ उठाने वाले लाखों लोग। पुलिस की इस निष्क्रियता की वजह से 5 दिन के अंदर ही यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है, लेकिन जब तक यह मामला सीबीआई तक पहुंचा, यह बहुत ही जटिल हो चुका था। जहां मृत शरीर मिला था, उसी से सटे हुए कमरे में निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया था। सोचने वाली बात यह है कि जहां पर यह कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया था, वहीं पास में ही पुलिस भी तैनात थी, लेकिन पुलिस ने एक बार भी इस कार्य को रोकने की कोशिश नहीं की। अगर आपके हॉस्पिटल में एक मृत शरीर मिला है और उस एक बड़ा अपराध हुआ है, तो आप वहां तुरंत ही निर्माण का काम कैसे शुरू करवा सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसकी खबर वहां काम करने वाले डॉक्टर्स और नर्सों को हुई, तो उन्होंने तुरंत ही इसकी वीडियो बनाकर बाहर लीक कर दी और जब यह बात फैल गई तो काम भी बंद करा दिया गया। फिर 14 अगस्त की रात को जब कई डॉक्टर्स लेडी डॉक्टर के लिए न्याय मांग रहे थे, उसी वक्त हजारों की भीड़ में कुछ लोग हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने लगे और वे सेमिनार रूम तक भी पहुंच गए और वहां भी उन्होंने तोड़फोड़ कर दी। क्या वहां कोई सबूत नष्ट करने की योजना थी? जब इतनी बड़ी भीड़ अस्पताल में घुस रही थी तब वहां पुलिस कहाँ थी? दरअसल उस भीड़ और पत्थरबाजी देखकर पुलिस भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई। अगर पुलिस को पता था कि इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टर्स की भीड़ वहां आने वाली है, तो वहां और अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती क्यों नहीं करवाई गई? क्या यह इसका मतलब ये था कि बड़े लोगों के चेहरे और नाम सामने आने से बचाए जा रहे थे? क्या वहां कुछ सबूत नष्ट किए जा रहे थे? ये सवाल उस समय सभी के मन में उठ रहे थे। इसके बाद एक नया नाम सामने आया, हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉक्टर सुमित घोष का। क्योंकि सुमित घोष एक भ्रष्ट व्यक्ति थे। जब मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल की नियुक्ति के लिए सूची तैयार की गई थी, तो उस सूची में सुमित घोष का नाम 16वें नंबर पर था। 4 मेडिकल कॉलेजों में प्रिंसिपल की नियुक्ति की जानी थी, लेकिन रातों रात सुमित घोष 16वें नंबर से पहले नंबर पर आ गए और उन्हें डीजी हॉस्पिटल मिला। इसके पीछे उनकी राजनीतिक ताकत थी। डॉक्टर सुमित घोष का मुख्य उद्देश्य सभी सूत्र अपने हाथ में लेकर पैसे वसूल करना था। नियुक्ति के बाद सुमित घोष ने गलत काम करना शुरू कर दिया। यह उल्लेखनीय है कि उन्हें 2 बार स्थानांतरित किया गया, 31 मई 2023 और 11 सितंबर 2023 को। लेकिन तबादला होने के बावजूद भी सुमित ने अपनी प्रिंसिपल की कुर्सी नहीं छोड़ी। सुमित घोष के द्वारा तैयार किए गए छात्रों के समूह के माध्यम से कॉलेज में उगाई का काम भी चल रहा था। इसलिए यह दावा किया जा रहा है कि इस मामले में सुमित घोष भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस केस में कई सवाल उठते हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। जिस जगह मृत शरीर मिला, वहां निर्माण कार्य क्यों शुरू किया गया? रात में आई भीड़ ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की, सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा और सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया। क्या वहां कुछ सबूत नष्ट किए जा रहे थे? और अगर सीसीटीवी फुटेज में अजय रॉय अकेला स्पष्ट रूप से दिख रहा था, तो आज तक उसका सीसीटीवी वीडियो सामने क्यों नहीं आया? क्या इसका मतलब ये है कि सीसीटीवी कैमरे में अजय के साथ और भी कोई लोग थे जिनके चेहरे को सामने नहीं लाया जा रहा है?
जैसे जैसे सीबीआई इस मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है, यह मामला और भी जटिल होता जा रहा है। जवाब तो अभी तक कुछ नहीं मिला है, लेकिन जांच के दौरान और भी सवाल मन में उठ रहे हैं। हर कोई इस मामले में बस अपना फायदा देख रहा है और राजनीति भी इसमें शामिल हो रही है। जिस पिता ने दिन रात मेहनत करके सिलाई मशीन चलाकर अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया हो, पैसे जोड़कर उसकी पढ़ाई पूरी की, उसे दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित किया, आज उनकी वही प्यारी बेटी उनसे छिन गई। उसने भी कितनी मेहनत की, रात दिन पढ़ाई की, एक प्रसिद्ध डॉक्टर बनने का सपना देखा और डॉक्टर बन भी गई, लेकिन आज वह हमारे बीच में नहीं है। उसने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाया। जिस हॉस्पिटल में वह 24-24, 36-36 घंटे काम करती थी, अपने घर से ज़्यादा समय वह हॉस्पिटल में बिताती थी, वह हॉस्पिटल अब उसका दूसरा घर बन चुका था और उसी घर में उसके साथ इतना बुरा हुआ। उसका बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई और अभी तक यह मामला केवल अजय रॉय तक ही सीमित है। क्या सचमुच अजय रॉय इस अपराध में अकेला है? जांच इसी सवाल पर अटकी हुई है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसके साथ और कौन था। भले ही अजय ने इस अपराध में स्वीकृति की हो, तो भी अभी तक उसे फांसी क्यों नहीं दी गई? इसका मतलब यह है कि हमारी डॉक्टर लेडी को अभी तक न्याय नहीं मिला है। आपको क्या लगता है, क्या इस लेडी डॉक्टर को न्याय मिल पाएगा? क्योंकि सीबीआई की जांच में हर बार एक नया खुलासा होता है और कहीं किनारे हो जाता है यह केस। एक महिला की हत्या की गई और अब एक स्त्री की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि आज एक औरत कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। न काम की जगह पर, न ही अपने किसी विश्वासी के घर में, न सड़क पर, न स्कूल में, न हॉस्पिटल में और न ही किसी परिचित जगहों पर। सच तो यह है कि आज एक लड़की कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हमारे समाज का यही हाल है। जब किसी लड़की के साथ गलत होता है तो समाज उसे ही दोष देता है। कहते हैं कि उसने छोटे कपड़े पहने होंगे, वह रात रात भर बाहर रहती होगी, क्लबों में घूमती होगी और उसने ही सामने वाले व्यक्ति को उकसाया होगा, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन अगर आपके बेटे गलत काम कर रहे हों, रात को 12 से 1 भर बजे घर लौट रहे हों, तो क्या आप माँ बाप के रूप में सही से उनकी निगरानी कर रहे हैं? क्योंकि वह लड़का है, उसे सब कुछ करने की छूट दी जाती है। क्या हमने मान लिया है कि लड़का कभी गलत नहीं हो सकता और हमारे पुनर्बलन से ही उसकी आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती जाती है? अगर उसी समय माता पिता अपने बच्चे को समझाएं और सही गलत का फर्क बताएं और गलत होने पर समझाएं और उचित दंड दें, तो उनमें यह आपराधिक प्रवृत्ति कम हो सकती है और वे अपनी माँ बहन के साथ साथ सभी महिलाओं का सम्मान करना सीखेंगे। आपका बेटा एक अपराध करने से बच जाएगा। इसलिए माँ बाप को हमेशा अपने बच्चों को एक औरत की इज्जत करना सिखाना चाहिए, बच्चों की गलतियों को समय पर सुधारना चाहिए। लेकिन आज भी ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालते हैं, उनकी गलतियों को छुपाते हैं और फिर आगे चलकर उनके बच्चे ऐसे अपराध कर बैठते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस वार्ता को यहीं विराम देती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को इस बहन की कहानी से काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिला होगा। आपका भी हृदय इस बहन के साथ जो अन्याय हुआ है उससे भीग गया होगा और आपके भी मन में इस बहन को न्याय दिलाने की अग्नि जागरूक हुई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, इस बहन के साथ इतना गलत हुआ, इसके बावजूद उसे अभी तक न्याय नहीं मिला, उसके अपराधी अभी भी जिंदा घूम रहे हैं। और यह सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि क्या हमारी बहनें, हमारी बेटियां हमारे इस समाज में सुरक्षित हैं? क्या हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ सकते हैं? यह सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि यह उस हर लड़की की कहानी है जो समाज से सुरक्षा की उम्मीद करती है, जो हर दिन डर के साए में जीती है। और अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तो कल कोई और बेटी, कोई बहन इसी अंधकार में कहीं खो जाएगी। मुझे आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना है दोस्तों, क्या आप उसकी चुप्पी का हिस्सा बनेंगे? क्या उसकी आवाज़ बनेंगे? इंसाफ की यह लड़ाई हम सबकी है।
अगर आप भी चाहते हैं उसे जल्द से जल्द न्याय मिले तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपनी आवाज़ उठाएं। आपकी एक टिप्पणी उसकी न्याय की यात्रा को तेज कर सकती है। हम सभी मिलकर उसको न्याय दिलाने की कोशिश को तेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।